सुनाओ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखिए 1500 का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड हमारे मार्केट की जो कंडीशन है वो काफी खराब है। ऐसे में चाहे वो पीएसयू स्टॉक हो या हो प्राइवेट स्टॉक्स, सबकी हालत खराब है। बट इस स्टॉक के अंदर कोई बहुत बड़ा रिस्क अब रहा नहीं है। तो जो हाईएस्ट साइड यहाँ पर जो है करेक्शन में फंसे हुए हैं उनको मैं बता दूं कि ये कोई बेचने की जगह नहीं है, लेकिन क्या एक बाय करने की जगह भी बनती है या नहीं है। तो हम पहले समझते हैं इस स्टॉक के अंदर जो एक रिस्क फैक्टर मैं आपको बताता हूँ कितने प्राइसिंग का है, ये हमें पता होना चाहिए। तो लगभग 350 रुपए पर शेयर का जो रिस्क है वो अभी भी बना हुआ है इस प्राइसिंग से। अब वो कितना यहाँ पर भर पाता है ये देखने वाली बात होती है, और वो रिस्क बनता कैसे है ये भी हमें पता होना चाहिए। उसको हम समझते हैं। ईयर टू डेट की बात करते हैं तो 1 जनवरी को जो प्राइस था वो 681 रुपए का था एंड हमने जो है वो 3000 का प्राइस आता हुआ देखा है। बहुत दूर है हम उस प्राइस से, ये ध्यान रखिएगा। 3000 का प्राइस दोबारा से हासिल कर पाना आसान बात नहीं है। अब अर्निंग्स का सपोर्ट चाहिए क्योंकि मार्केट अब इसको देखेगा। अभी हम जिस प्राइस पर हैं वो अभी हमारा ईयर टू डेट है, यानी कि 1 जनवरी के जो प्राइस है उससे लमसम डबल के ऊपर है। तो अभी तो यहाँ पर जो है ना उस प्राइस तक जाना कोई यहाँ पर जो है ना एक पॉसिबल वाली बात लगती नहीं है। कुछ तो रिटर्न हाथ में रहेगा क्योंकि अर्निंग्स भी आपकी बढ़ी है, तो कुछ तो रिटर्न आपके हाथ में रहेगी। एंड मोस्टली जो निवेशक है ना वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्या गलती कर रहा है? कोचिंग शिपयार्ड हो या किसी भी पीएसयू स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो गिरावट बहुत ज्यादा हो चुकी है। 40% 50% हाई से टूट चुके हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है लोगों को कि जो पीएसयू में पहले तेजी हुई थी वही तेजी अभी भी देखने को मिल जाएगी, तो सस्ते दामों में मिल रहा है, खरीद लेते हैं। यही सोच करना 8,41,968 शेयर होल्डर कोचिंग शिपयार्ड के अंदर पहुंच चुके हैं। इवन बहुत सारे अगर आप पीएसयू स्टॉक उठा के देखेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़े हैं, क्योंकि उन्हें एक एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह की तेजी हमने देखी ना 10% एक एक दिन में, वही चीज ना दोबारा हो जाएगी। दोबारा ये सारी चीजें कभी नहीं होती है मार्केट के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। अब वो मौका आएगा 5 साल बाद जब पीएम के इलेक्शन होंगे एंड यहाँ पर आपके सामने बजट आएगा, इंतरिम बजट एंड फुल बजट, तो वो समय अब बहुत दूर है। एंड इस स्टॉक के अंदर घटते एफआईआई अगर आप देखें लगातार पिछले साल की कंपैरिजन इस साल अगर आप देख लेंगे तो 5.82% से सीधा इस क्वार्टर में 3.84% हमें देखने मिलते हैं, यानी कि 2% ऑलमोस्ट घट गए हैं एफआईआई। तो एफआईआई की संख्या घटी है, ये एक बड़ी बात है। एंड जब हम बात करते हैं बहुत रिटर्न बनेगा तब जाकर ऐसी चीजें दिखना, ये एक बहुत ही खराब यहाँ पर साइन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर 4 नवंबर आज की डेट में यहाँ पर इन्फो आ चुका है, आपका मीटिंग शेड्यूल हुई थी एंड उस हिसाब से डिसाइड किया है डिविडेंड मिलेगा, इंतरिम डिविडेंड एंड क्वार्टरली नंबर्स आपके आएंगे 7 नवंबर को डिक्लेयर करेगा कोचिंग शिपयार्ड अपने क्वार्टरली नंबर्स। तो तैयार रहिएगा, इंतरिम डिविडेंड भी मिलेगा। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। एक बात आपको याद होगा कि इन सभी स्टॉक्स में जब तेजी हो रही थी तो यहाँ पर आपका मजगांव डॉक का रिजल्ट आने वाला था। तब मैंने आपसे बोला था कि अगर मजगांव डॉक का रिजल्ट आ गया तो मजगांव डॉक बहुत तेजी से दौड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोचिंग शिपयार्ड मजगांव डॉक के बराबर है, गार्डन रीच मजगांव डॉक के बराबर है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर रहा हूं, उस समय की बात है। आज मैं वही चीज कह रहा हूं। यहाँ पर ना 11.99 ऑलमोस्ट 12 के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू है एंड मजगांव डॉक बहुत तेजी से दौड़ा था क्वार्टरली नंबर के बाद। तो डिफरेंस आ गया था क्योंकि लीडर को ऊपर रहना है भाई। आप जो है या तो वो लीडर से नीचे रहेंगे या लीडर आपसे आगे रहेगा, ये चीज हो सकती है। एंड वही चीज मार्केट के अंदर हो भी रही है एंड उसी चीज से हमें समझना भी है। तो 12 टाइम यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रही है, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर अर्निंग्स के फैक्टर के हिसाब से देख लें तो मजगांव डॉक इन दोनों कंपनियों से बड़ा है। ऑफकोर्स यहाँ पर 3 ही कंपनी आती है शेयर बिल्डिंग के अंदर, तो मजगांव डॉक सबसे बड़ा है, चाहे आप सेल्स ले लीजिए या फिर प्रॉफिटेबिलिटी, मजगांव डॉक काफी बड़ा है एंड उस हिसाब से मार्केट कैप भी है। आपका जो वैल्यू है वो मजगांव डॉक के प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 7.73 टाइम पर चल रहे हो आप, यानी कि ऑलमोस्ट आपका जो यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो मजगांव डॉक का 50% है। अगर मजगांव डॉक 11,000 करोड़ रुपए कमा रहा है, सेल्स कर रहा है, तो 5.5 से 6,000 करोड़ के आसपास का सेल्स आपका है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर 2,000 करोड़ कर रहा है तो 1,000 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कोचिंग शिपयार्ड की है। ये है मजगांव डॉक का बिल्कुल आधा है कोचिंग शिपयार्ड, चाहे आप सेल्स में ले लीजिए या प्रॉफिटेबिलिटी में ले लीजिए, हल्का सा थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, कम है, बट ये ना 50% के बराबर बैठता है। तो उसी हिसाब से मैं प्राइस टू बुक वैल्यू को भी उसी तुलना में यहाँ पर लूंगा। लमसम जो कोचिंग शिपयार्ड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू 6 टाइम के आसपास ही होना चाहिए था, 7.73 टाइम दिख रहा है एंड ये करेक्शन का फेज चल रहा है मार्केट के अंदर।
सो मोस्टली 1.73 टाइम, जो कि हमें प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा देखने को मिली है, बस इतना ही मेरे लिए एक रिस्क देखने को मिलता है बस। अब बुक वैल्यू कितना चल रहा है? 1.96.81, यानी कि लमसम 1.73 टाइम अगर मैं कर दूंगा तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 350 रुपए का रिस्क फैक्टर निकलता है पर शेयर। तो यानी कि 350 रुपए का है, अगर हम उस हिसाब से लगाएं तो यहाँ पर 1150 रुपए तक का ही एक रिस्क दिखता है कोचिंग शिपयार्ड के अंदर। इसीलिए जो लोग 2000 पे ले रखे हैं, 2100 पर या 2200, 2500, 2700 पर ले रखे हैं, उनके लिए ये 350 अब कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर आप ना अगर बेच देंगे ना मार्केट की करेक्शन को देखते हुए, तो आप फिर गलत यहाँ पर जो है ना आप कर सकते हैं, ये बात है। क्योंकि यहाँ पर ना इतना रिस्क है यहाँ पर लेके चलो, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी ना, ये 350 के अंदर ही घूमता रहेगा। जितना रिस्क है आपका उतने में ही घूमता रहेगा, सपोर्ट बना लिया ना तो घूम जाएगा। तो ये बात यहाँ पर जो है दिखती है। अब यहाँ पर बाई करना है या नहीं करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जरा समझते हैं नए लोगों के लिए। एंड पुराने लोग भी समझिए कि किस तरीके से आपका जो है चार्ट भी बन रहा है। ये आपके सामने ट्रेंड लाइन है जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। ये जुलाई 2023 से स्टार्ट हुई थी कोचिंग शिपयार्ड के अंदर, एंड लगातार आपने जो है 2024 में आपने ब्रेकआउट दे दिया, एंड एकदम से आप जो है वो स्काई आसमान में पहुंच गए। तो ये बात है, शिप जो है ना वो समुद्र में चल रही थी, अचानक से वो उड़ने लगी एंड वो स्काई में पहुंच गए। तो ये आप कह सकते हो। बट यहाँ पर आपके सामने एकदम जो है पेट्रोल खत्म होता है एंड शिप आती है डाउन, एंड वही चीज आपके सामने यहां पर आपका जो है आना हो चुका है उस जगह पर जहां से आपने बहुत लंबा यहाँ पर जो है ना एक सपोर्ट ले लेकर चले थे, एंड उसी लाइन पर आप आ रहे हो, ये ट्रेंड लाइन पर। तो ये आपका ना ये 1100 से ऊपर की ट्रेंड लाइन है। डेली बेसिस पर अगर आप देखें तो 1-2 रुपए प्राइसिंग बढ़ती चली है, क्योंकि जैसे जैसे आपका ना ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है डे बाई डे, तो वही यहाँ पर ना प्राइसिंग भी बढ़ रही है। 1100 है, नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो 1102 का इंपॉर्टेंट लेवल होगा, नेक्स्ट डे देखेंगे तो 1107 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो डेली बेसिस पर 2-3 रुपए करके ऐसे बढ़ता रहेगा ट्रेंड लाइन के हिसाब से डे बाई डे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन भी यही कह रहा है कि आपका जो ज्यादा से ज्यादा रिस्क फैक्टर है वो 350 रुपए का है। चार्ट भी आपको यही बोल रहा है, यही बोल रहा है कि 350 रुपए तक का है। और अगर ये 300 रुपए यहाँ पर डाउन आता है तो ये आपका ट्रेंड लाइन आएगा, एंड यहाँ पर आपका स्टॉक जो है वो घूम सकता है। ये क्लियर बात है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को तोड़ पाना आसान नहीं है, वैसे भी करेक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है। ट्रेंड लाइन मेरे ख्याल से टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन रिस्क तब बनता है बहुत बड़ा जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे काम करने लगे, बहुत बड़ा रिस्क बनेगा, ये बात अलग है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी लगती नहीं है क्योंकि करेक्शन बहुत बड़ा हो चुका है, एंड बाइंग यहाँ पर जो है ना एक होनी चाहिए। थोड़ा सा और क्लोजली देखें, मैंने यहाँ पर ग्रीन लाइन बना रखी थी। अब वो क्या है भैया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल था 1500, ऊपर में 1880 के आसपास का, वो छोड़ दीजिए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, 1500 पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर टिक नहीं पा रहे, यहाँ पर टिक नहीं पा रहे। हमने जो मूर ट्रेडिंग डे था हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, लेकिन हम उसके ऊपर टिक नहीं पाए। टिकना बहुत जरूरी है, 1500 से ऊपर क्लोजिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखने वाली बात होगी, बट मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हाईयर साइड चलने की कोशिश करेगा, ये एक समझ में आता है। 1500 के ऊपर टिक पाना आसान नहीं है, हो सकता है 1530 तक सेलिंग आ जाए, 40 तक सेलिंग आ जाए, तो ये एक बड़ी बात। टिक गया तो मजे ही मजे, लेकिन यहाँ पर आपका और भी देखने मिल जाता है। एंड लास्ट मूविंग एवरेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप भले ही 1500 के ऊपर निकल जाए, बट 1600 पर आपका टिका हुआ है क्या भाई, 200 एमा, ठीक है। एंड 50 डे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका 1713 रुपए पर। हमारे पास ना सेलिंग पॉइंट यही है, 1600 के नियर आए सेलिंग आ जाएगी, आपको उठा उठा के पटक दिया जाएगा एंड फेंक दिया जाएगा वहां से, ये बात है। लेकिन अगर 1600 क्रॉस किया तो 1713 की तरफ एकदम जो है वो जाना हो सकता है, लेकिन उसके बीच में भी बिकवाली आ गई ना तो कोई बड़ी बात नहीं। इन शॉर्ट मैं यहाँ पर ये कह सकता हूं कि आपका रेजिस्टेंस बहुत बना हुआ है कोचिंग शिपयार्ड के अंदर, हायर साइड। आप सभी मूविंग एवरेज से नीचे, मूविंग एवरेज आसपास ही है आपके प्राइसिंग के पास। तो ये बात है, सेलिंग ज्यादा देखने को मिल सकती है कंपेयर टू बाई। तो ये बात है, हमें इन लेवल्स को क्रॉस करना होगा। जब तक हम ये 1713 के ऊपर सेट नहीं हो जाते तब तक आप जो है अपने आप को सेफली महसूस मत करिएगा। ये बात है यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड के अंदर, हमें इसके ऊपर टिकना जरूरी है। 1600, 1713 रुपए, 1500 पे तो वैसे भी जंग चली रही है, 1600, 1700, 100 रुपए की रेंज है।
तब कैसे क्रॉस होगा ये देखने वाली बात होगी, मार्केट कैसा बिहेव करेगा पता नहीं है। बट अगर यहाँ के आसपास आया तो घूमने की कोशिश करेगा। मोस्ट जो क्रिटिकल टाइम होता है वो ट्रेंड लाइन के आसपास ही होता है। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। कितना आती है ये देखने वाली बात होती है। 10% और टूटेगा, 15% और टूटेगा, 20% और टूटेगा, लेकिन पैटर्न बिल्कुल खराब हो जाता है। ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है तो आप समझिए घूम गए भाई साहब, दोबारा घूम गए। तो ये बात है। तो बाइंग की अच्छी जगह है अगर आपको ट्रेंड लाइन के आसपास मिल जाए तो, ठीक है। एक स्टॉप लॉस रखिए, चेज करिए, सिंपल सी बात। अपने चार्ट पर ये बना लीजिए, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्फो मेरे पास ही है, आपके पास भी ये इन्फो है, पब्लिकली है ये। बस बनाने आपको, ड्रॉ करने, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइसर जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी रहे, उससे पहले तो कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।